नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे और खबरों की दुनिया में आप बने होंगे। खबरों से ये रहता है कि आपके अंदर जिज्ञासा रहती है। उस जिज्ञासा की वजह से आप मेरा यूट्यूब भी देखते हैं। मेरे चैनल पर आप अपने रिएक्शंस भी देते हैं, कमेंट भी देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 48 साल पहले एक योजना बनी थी। अब ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है 25 अक्टूबर 2023 का, उस दिन उसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 48 साल में कितना वक्त गुजर जाता है। हम अगर देखें तो एक एक्टिव पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी जो है 20 से 25 साल, बहुत से बहुत 30 साल चलती है। यानी कि कम से कम 2 पीढ़ियां गुजर गई हैं और वो परियोजना अब जाके मंजूर हुई है। अब इसके बाद उसको 2028 तक यानी अब से 5 साल बाद का डेडलाइन दी गई है, तब उस योजना को पूरा होना है। और जो पिछला हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, इस तरह की परियोजनाएं कभी भी समय पर पूरा नहीं होती हैं। तरह तरह के अवरोध उसके मार्ग में आते हैं, कभी सामाजिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से फंड कम पड़ जाता है, तो कभी उसमें राजनीतिक भी कुछ हलचल हो जाती है, कोई आंदोलन हो जाता है, कभी उसमें कोर्ट यानी कि न्यायालय की दृष्टि से भी उसमें अवरोध पैदा होता है। तो 48 साल पहले जो योजना मंजूर हुई थी, वो अब जाकर के उसको आर्थिक रूप से मंजूरी मिली है। भारत सरकार की यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो कमेटी है आर्थिक मामलों की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने उसको मंजूरी दी है। 1730 करोड़ के आसपास इसको मंजूर किया गया है, फंड दिया गया है। और योजना कुल 2500 करोड़ से ऊपर जा रही है। इस पूरी परियोजना में केवल 10% संबंधित राज्य सरकारों को देना है, 90% सेंटर दे रहा है। अगर आप खबरों में रहते हैं और इधर हिंदी भाषी बेल्ट की तरफ के रहने वाले हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा। यह परियोजना है उत्तराखंड के नैनीताल जिले पर बनने वाली जमरानी बांध परियोजना। जमरानी बांध एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं साइट पर। यह साइट है कहां? नैनीताल जिला तो मैंने बता दिया, हल्द्वानी काठगोदाम के नजदीक पर है। तो आइए देखते हैं। अगर आप मैप में देख रहे हैं तो यह हल्द्वानी और काठगोदाम का शहरी क्षेत्र है। यहां से पहाड़ शुरू होता है, जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ शुरू होता है। ये पहाड़ में आने के बाद आगे आप देखते हैं कि 2 सड़कें जाती हैं, एक राइट हैंड में भीमताल के लिए, लेफ्ट हैंड में नैनीताल और भवाली के लिए सीधी। हम ये भीमताल वाली सड़क में राइट हैंड में गए। ये छोटी सी नदी है, ये नदी हमने पार की, जो नैनीताल की तरफ से आ रही है नदी। इस नदी को हमने पार किया और ये गौला के किनारे किनारे थोड़ा सा आगे तक बढ़े तो एक स्थान आता है अमृतपुर, यानी कि जिसको हम लोग रानी बाग के नाम से भी जानते हैं। रानी बाग क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों है, ये मेरे दूसरे वाले चैनल में, जगत नेचर चैनल में जो ब्लॉग है मेरा, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि रानी बाग इस इलाके का नाम क्यों पड़ा। ये रानी बाग का संबंध कत्यूरी शासन से है। अब ये जो सफेद वाली रोड जा रही है, ये रोड, ये लेफ्ट हैंड वाली तो भीमताल के लिए चली गई। इस रोड में आगे चलेंगे तो ये कि संगम दिख रहा है 2 नदियों का, नीली जो लाइनें हैं ये नदियां हैं। तो इस जगह पर ये जमरानी बांध बनेगा, जो हल्द्वानी काठगोदाम से करीबन 10 किलोमीटर आगे जाकर के है ये जगह। और ये नदी जो है गौला नदी, ये किसी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है और नहीं ये कहीं किसी ग्लेशियर के आसपास से निकलती है। ये सिर्फ जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो ये है,
ये पूरी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। इसी में इसका जो है जल संग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया ये है। बरसात में ये नदी बहुत बड़ी हो जाती है, इसमें जबरदस्त पानी आता है। जो जो बरसात कम होती जाती है तो इसका भी पानी कम होता है, गर्मी आते आते बहुत कम पानी रह जाता है। अब इसी पानी को रोकना, यानी कि जो रेन वाटर है उस वाटर के माध्यम से इस जलाशय को भरा जाएगा। 2 साल 3 साल में हो सकता है ये जलाशय भर जाए, और जितना सालाना इसमें जलाशय में इंटेक होगा उतना ही उसको निकाला भी जाएगा साल भर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जलाशय के बारे में समझ चुके हैं। जमरानी बांध किस जगह पर बन रहा है ये भी हमें ये साइट समझ में आ गया है। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या। 25 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार की जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, और इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, और इसका शॉर्ट फॉर्म है PMKSY-AIBP। ये कुल मिलाकर के ये जो सरकार का जो पैसा जिस फंड से आएगा वो ये है कि कृषि सिंचाई योजना और त्वरित लाभ वाला जो फंड है उसके तहत इसको मंजूरी दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत मैं बता ही चुका हूं, 2584.10 करोड़ रुपया है, और सीधे जो है 1557.18 करोड़ तो केंद्रीय सहायता के रूप में इसमें मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके बाद फिर फंडिंग का और तरीका आएगा, क्योंकि सरकारों के पास में फंड करने के बहुत तरीके होते हैं, तो उसमें हम लोग उस डिटेल में, उस टेक्निकल में न फंसे तो ज़्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर के हमें ये चाहिए कि ये बांध बन रहा है और 3 तरह का इसका उपयोग होगा, सिंचाई में होगा, बिजली बनने में होगा और पेयजल के लिए होगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले और उधम सिंह नगर जिलों में और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई इससे हो पाएगी। अतिरिक्त सिंचाई का मतलब अभी तक जो एग्जिस्टिंग वहां पर सिंचाई की व्यवस्था है उसके अलावा इतने और हेक्टेयर, यानी कि 57,000 और हेक्टेयर भूमि जो है खेत सिंचित हो पाएंगे। इसके साथ ही हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों को 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM पानी मिलेगा। अब ये 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या है? मिलियन आप जानते ही हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और क्यूबिक मीटर मोटे तौर पर अगर आप समझते हैं तो 1000 लीटर की एक जो टंकी है वो 1 क्यूबिक मीटर हो गई। तो अब जो 42.7 मिलियन क्यूबिक मीटर है, इस पानी से जो अभी कहा गया है 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। जो CWC के आंकड़े हैं, अगर इस पेयजल को हम उस पर नापते हैं तो एक सामान्य शहरी के लिए 135 से लेकर के 150 लीटर प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है एक शहरी को। उसमें उसका ड्रिंकिंग वाटर भी है, उसका किचन का भी पानी है उसमें, और फ्लश यूज होता है बाथरूम में, नहाना धोना, प्लस अब आजकल तो गमलों में कई चीजें उगाई जाती हैं। तो एक मोटे तौर पर ये माना गया है, एक स्टैंडर्ड माना गया है 135 से 150 लीटर एक मिडिल जो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके पास में। इन्हीं की सूची में, CWC की ही सूची में ये कहा गया है, CWC मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन। तो CWC की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो जितना ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, जिसका जितना ज्यादा इनकम है, उस ग्रुप के पानी का खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो ये जैसे 5 स्टार होटल्स में है, वहां पर कैपिटा यानी कि पर हेड जो है 250 लीटर से ज्यादा माना जाता है। इसी तरह से जो 5 BHK 4 BHK या बेंगलोर में पेंट हाउसेज में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है
200-250 लीटर से ऊपर पर डे पर व्यक्ति जो है पानी का खर्चा माना जाता है। अगर 150 लीटर पर डे एक आदमी का पानी खर्च मानते हैं तो 42.7 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो हमारा जलाशय में भरा हुआ है पानी, इतना पानी ये साल भर नहीं चलेगा। ये 10 लाख की आबादी को 280 दिन तक रोज पानी दे सकता है। 281वें दिन पानी खत्म हो जाएगा। अब इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं क्या उनको भी बनाए रखते हैं, तो ये अब सरकार बताएगी। उत्तराखंड सरकार इसका अध्ययन करेगी और उसमें कितना पैसा लगना है वो बात की बात है। अब तीसरी चीज है सिंचाई और पेयजल के बाद में बिजली बनना। क्योंकि यहां पर 205 मीटर ऊंचा बांध बनेगा, 205 यानी कि जो दीवार होगी नीचे से ऊपर तक 205 मीटर की होगी। 205 मीटर को आप ये समझिए, फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा है वो 100 मीटर लंबा होता है, तो यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये ऊंचा होगा। और हाँ, तो इससे ग्रेविटी में जो पानी नीचे को आएगा उससे 14 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, यानी कि यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी एक लगाया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको लेकर के आशंका जताई है कि गौला नदी एक शिवालिक रेंज में निकलने वाली, जहां पर शिवालिक का मतलब है कि ये पहाड़ सबसे ताजा हैं, इन पहाड़ों के जो मजबूती है वो मध्य हिमालय या जो हायर हिमालय है, उच्च हिमालय है, उसकी तुलना में ये कमजोर हैं। यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष में जो गौला नदी है ये सबसे ज्यादा सिल्ट लेके आती है। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी और काठगोदाम या लाल कुआं के बीच में खनन वाले माफिया आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। ये उनके लिए स्वर्ग है। ये इसमें हर साल लाखों मीट्रिक टन जो है बालू, रेत और गिट्टी, पत्थर ये सब बह के आता है। तो शिवालिक रेंज में होने के कारण इसमें सिल्ट बहुत तेज होगी, ये लोगों का मानना है। जमरानी अगर बांध हम बांध देंगे, और चूंकि जमरानी बांध तक आते आते जो ये गौला नदी है ये करीबन 2000 मीटर से ज्यादा का जो है ग्रेविटी यानी कि वो एलिवेशन ले चुकी होगी, उतार में आई होगी। आप समझिए कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई से 50-60 किलोमीटर के अंतर में स्लोप में अगर कोई नदी आ रही हो तो उसका जो एंगल है, बहने का, बहाव का एंगल है, यानी कि उसका जो ढलान है वो कितना तेज होगा। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला है तो पहाड़ कच्चे हैं तो वो जल्दी टूट करके नदी में बहते हैं, और बहाव भी तेज है, पहाड़ भी कच्चा है। जोन 4 में होने की वजह से इसको भी काफी भूकंप की आशंकाओं से ग्रसित क्षेत्र माना जा सकता है। तो क्या ये सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने या केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में इसका कोई वहां पर सर्वे किया है? कि आज के समय में जब हम केदारनाथ की विभीषिका देख चुके हैं, जब हम लोग इसी क्षेत्र में, रामगढ़ का इलाका है, पिछले साल वहां पर बादल फटने से बड़ी संख्या में तहस नहस और जो नुकसान हुआ था, सड़कें वो टूटी, खैरना तक की सड़क टूट के रह गई, कोसी में मिल गई सब। अभी इसी वर्ष शिमला में हम लोगों ने देखा है, उसके पहले कई अन्य इस तरह के छोटे छोटे जहां बादल फटने और पूरी पूरी जमीन बह जाने के जो हम लोगों ने घटनाएं देखी हैं, उनके मद्देनजर सरकार ने अवश्य इन पर कोई न कोई सर्वे किया होगा, कुछ न कुछ विचार किया होगा। फिलहाल आप तक इतनी सूचना लेके आ रहे हैं। और ये 48 साल कैसे लग गए, क्यों लगे, इन पर भी विचार करने की जरूरत है। आप भी सोचिए कि हर परियोजना अगर हमारे इतने सालों तक लटकी रहेगी तो हमारे देश को, हम जो ये कह रहे हैं विकसित भारत बनना है, या हम कई बार हम कहते हैं कि हमारा देश, हमारे शहर दुबई क्यों नहीं बन पाते हैं, न्यूयॉर्क क्यों नहीं बन पा रहे हैं, वॉशिंगटन क्यों नहीं बन पाते हैं, लंदन क्यों नहीं बन पाते हैं। तो कुछ न कुछ तो है हमारे अंदर भी कि जिसकी वजह से हम जो स्पीड पकड़ना चाहते हैं वो स्पीड नहीं मिल पाती है। बहुत लंबी चीजें हैं
बहुत रोचक भी चीजें हैं। ये जान करके आपको जो है आश्चर्य भी होगा कि इतनी बात के लिए जो है योजना 10-10 साल लटका दी गई। तो इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त किया जाए। अगर आपको जमरानी बांध के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।